भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान को यह जवाब दिया है और पाकिस्तान की पनाह में ऐसे 9 ठिकानों को खंडहर बना दिया है जहां आतंकवाद की फैक्ट्री चल रही थी। इसमें हिजबुल का ट्रेनिंग कैंप, जैश का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर और लादेन की फंडिंग वाला मरकज भी शामिल था। भारतीय सेना ने खुफिया एजेंसी रॉ के इनपुट पर आतंकियों के बड़े ट्रेनिंग सेंटर और लॉन्च पैड्स को मिट्टी में मिला दिया। जब भारत के राफेल फाइटर जेट से निकली स्कैल्प ईजी मिसाइलें आतंकी ठिकानों पर टकराई तो आतंकियों की चीखों से पूरा पाकिस्तान कांप उठा। हिजबुल का ट्रेनिंग कैंप जमींदोज हुआ आतंकी ठिकाना। जैश का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर, नापाक मंसूबों पर कहर। लादेन की फंडिंग वाला मरकज, आतंकियों का गढ़ ध्वस्त। उमालकुरा मस्जिद जमींदोज, लश्कर से आतंकी गठजोड़। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में जैश ए मोहम्मद के 4, लश्कर तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया। खंडरों में बदल चुकी ये इमारतें आतंकवादियों की बेहद अहम पनाहगाह थी। भारतीय सेना के हमले में याकूब मुगल समेत बड़े पैमाने पर आतंकी ढेर हुए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में भीषण एयर स्ट्राइक की, जिसे सेना ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। ये कार्रवाई खुफिया एजेंसी रॉ के इनपुट पर की गई है। 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। इनमें जैश ए मोहम्मद के 4, लश्कर तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकाने शामिल हैं। भारतीय सेना ने बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर रहे मरकज सुबान को निशाना बनाया है। बहावलपुर शहर जैश ए मोहम्मद का गढ़ है। इसके साथ ही भारत ने मुरीद के शहर के उमालकुरा मस्जिद को भी निशाना बनाया है। मुरीद के को लश्कर तैयबा का अहम केंद्र माना जाता है। मुरीद के में ही लश्कर का मरकज तैयबा परिसर है, जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा भारत ने मुजफ्फराबाद में बिलाल मस्जिद और कोटली में अब्बद मस्जिद को निशाना बनाया है। जैश का हेडक्वार्टर मरकज सुबान अल्लाह बहावलपुर। मरकज सुबान अल्लाह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर शहर के बाहरी इलाके में मौजूद है। यहाँ आतंकियों को ट्रेनिंग देने के साथ उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। ये लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। मरकज सुबान अल्लाह 14 फरवरी 2019 के पुलवामा आतंकी हमले की प्लानिंग यहीं हुई थी। पुलवामा हमले के आतंकियों को इसी कैंप में प्रशिक्षण दिया गया था। इस मरकज में जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, मुफ्ती अब्दुल रऊफ अस्कर, मौलाना अम्मार और 600 से अधिक सदस्यों का घर है। पाकिस्तान के पंजाब के मुरीदकी में मौजूद लश्कर के आतंकी कैंप मरकज तैयबा को लादेन ने फंडिंग दी थी। ये पाकिस्तान में लश्कर का सबसे अहम ट्रेनिंग सेंटर था। 82 एकड़ में फैले इस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना 2000 में हुई थी। उसामा बिन लादेन ने इसे 1 करोड़ रुपए की फंडिंग की थी। अजमल कसाब समेत 26/11 मुंबई हमले के सभी अपराधियों को यही ट्रेनिंग मिली थी। यहाँ पाकिस्तान ही नहीं, दूसरे देशों से आए आतंकियों को भी ट्रेनिंग मिलती है। लश्कर का मास्टरमाइंड माना जाने वाले आमिर हमजा, अब्दुल रहमान आबिद और जफर इकबाल यहीं रहते हैं। सरजाल लहरा कलाम फैसिलिटी जैश की अहम लॉन्चिंग साइट। इसी जगह से भारत पाक सीमा के नीचे सुरंगों की खुदाई करवाई जाती है, जिनका इस्तेमाल आतंकियों की घुसपैठ के लिए होता है। ये सेंटर भारतीय सीमा सांबा सेक्टर जम्मू से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ से ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स भारत में गिराए जाते हैं। ये सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आड़ में चलाया जाता है, जहाँ 20 से 25 आतंकी हमेशा तैनात होते हैं। ये जो हमला हुआ है, इससे पाकिस्तान को बहुत जबरदस्त चोट पहुंची है। आतंकवाद को वास्तव में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनको मिट्टी में मिला देंगे। वास्तव में आतंकवाद के जितने भी गढ़ थे या जहाँ से जो टेररिस्ट ऑपरेशन लॉन्च करते थे या उनके हेडक्वार्टर्स थे, उनको कम्प्लीटली नष्ट कर दिया है।
और बहुत बड़े पैमाने पर उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं। दो पाकिस्तान कह रहे हैं कि 8 ही लोग मरे हैं, 35 घायल हुए हैं। वास्तव में मेरे मुताबिक कम से कम 500 से 1000 आतंकवादी मर गए हैं और इतने बड़े पैमाने पर घायल हुए हैं। और साथ में ये जो ऑपरेशन था, इसमें 5 चीज़ें साफ तौर पे नजर आई। एक तो प्रधानमंत्री की लीडरशिप, वो खुद इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे, बिल्कुल उसी माफिक जैसे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को और बालाकोट को किया। दूसरा, जो हमारी तीनों सेनाओं का जॉइंटनेस, इंटीग्रेशन और आपसी कोऑर्डिनेशन था, वो अद्भुत था। 71 के बाद में इस माफी का कोऑर्डिनेशन हुआ। तीसरा, जो स्पीड, सीक्रेसी एंड सरप्राइज हमने हासिल किया, वो भी एक किस्म से एग्जेम्पलरी था। महमूना जोया, सियालकोट, हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान पंजाब में कोटली भुट्टा सरकारी अस्पताल के पास स्थित है। इसकी स्थापना पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से हुई थी। आतंकियों को भारत में घुसपैठ करने और हथियारों की तस्करी की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद के लड़ाके ट्रेनिंग लेते हैं। मोहम्मद इरफान खान, अबू लाला, माज भाई और इरफान घुम्मन जैसे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी यहाँ से ऑपरेट करते हैं। यहाँ आमतौर पर 25 से 30 आतंकी रहते हैं। मरकज अहले हदीस बरनाला, लश्कर तैयबा का बड़ा अड्डा। यहाँ से पुंछ, राजौरी, रियासी सेक्टर में आतंकियों और हथियारों की घुसपैठ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आतंकियों को भारत में घुसपैठ से पहले यहीं पर लाकर ठहराया जाता है। इस मरकज में 100 से 150 आतंकियों के रुकने की व्यवस्था है। आमतौर पर यहाँ 40-50 आतंकी रहते हैं। कासिम गुज्जर, कासिम खांडा, अनस जर्रार खुबैब, मोहम्मद अमीन बट यहाँ कई बार आ चुके हैं। मरकज अब्बास कोटली, जैश का प्रमुख सेंटर, ये POK के कोटली शहर में मिलिट्री कैंप से 2 किलोमीटर दूर पर मौजूद है। इस इमारत में 100 से 125 जैश के कैडर के ठहरने की क्षमता है। हाफिज अब्दुल शकूर उर्फ कारी जर्रार इसका प्रमुख है। 25 ही मिनट में हमने 9 टारगेट जो अलग अलग थे, अलग अलग जगह में थे, 5 POK में और 4 पंजाब में, उनको 25 मिनट्स में बर्बाद किया। फिर इस ऑपरेशन के अंदर हमारा एक भी सैनिक बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया, एक भी हवाई जहाज बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया। सारी की सारी कार्रवाई बॉर्डर के इस पार से की गई। फिर हमने वो जितने भी टारगेट्स थे, वो उनके आसपास सिविलियन एरियाज भी थे और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी थी। हमने प्रिसिशन स्ट्राइक किया, जिसमें किसी प्रकार का कोई कोलेटरल डैमेज सिविलियन को नहीं हुआ, आर्मी वालों को नहीं हुआ। केवल और केवल आतंकवादी के जो ठिकाने थे उनको मारा गया। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे इसका मैसेज दिया पाकिस्तान को कि हमने आपके आर्मी को नहीं, आपकी एयरफोर्स को नहीं, आपके सिविलियंस को नहीं, आपके वाइटल इंस्टीट्यूशन को नहीं, किसी को चोट नहीं पहुंचाई, ना ही ISI को, ना ही आपके हेडक्वार्टर्स को। हमारा इरादा था कि जो आतंकवादी जिनको हम पनिश करना चाहते थे, उन्हीं के खिलाफ ये कार्रवाई की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने बड़े जवाबी हमले के इरादे खुलेआम जाहिर कर दिए थे। वहीं पाकिस्तान की दरभपकी देने में मशगूल रहा। खौफ की खेती करने वाले पाकिस्तान का दावा था कि भारत के किसी भी हमले का तगड़ा जवाब दिया जाएगा, लेकिन जब भारत ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए हमला किया तो पूरा पाकिस्तान खौफ में दुबक गया और उसकी एटमी हमले की धमकी जो थी वो धरी की धरी रह गई। भारत ने 6-7 मई की रात पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। एयरफोर्स ने इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। जानकारी के अनुसार एयरफोर्स के राफेल जेट्स के स्कैल्प EG मिसाइल की मदद से इन टारगेट्स को निशाना बनाया है। स्कैल्प EG एक लंबी दूरी की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। इसे मूल रूप से फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और भारत ने इसे राफेल लड़ाकू विमानों के साथ खरीदा है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए स्कैल्प EG को चुनने की कई अहम वजह हैं। गुप्त तरीके से प्रवेश यानी स्टेल्थ रडार पकड़ नहीं सके। अपनी एरोडायनामिक और चपटे आकार की वजह से इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा बनता है। इससे दुश्मन के रडार इसे पहचान नहीं पाते। इसका भारी खोल भी खास मटेरियल का बना होता है जो रडार तरंगों को अवशोषित करता है। इसका इंफ्रारेड सिग्नेचर भी बेहद कम होता है, यानी दुश्मन इंफ्रारेड की मदद से भी इसे ढूंढ नहीं पाते। इन खासियतों के चलते दुश्मन को तब तक पता नहीं चलता जब तक मिसाइल टारगेट के बहुत करीब ना पहुंच जाए। लंबी दूरी से हमला, बिना बॉर्डर क्रॉस किए हमला,
इसे लगभग 560 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकानों पर दागा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि राफेल विमान को दुश्मन के एयर डिफेंस जोन में जाने की जरूरत नहीं होती। इससे पायलट और विमान दोनों का जोखिम कम होता है। लंबी रेंज के बावजूद ये बेहद सटीकता से अपने टारगेट को निशाना बना सकती है। इसकी नेविगेशन सिस्टम के 4 हिस्से हैं। INS इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, ये शुरुआती उड़ान में रास्ता तय करता है। GPS उड़ान के दौरान टारगेट की लोकेशन को अपडेट करता है। टेरेन प्रोफाइल मैचिंग, जमीन के नक्शे से मिलान करके ऊंचाई और दिशा को एडजस्ट करता है। EO इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टर्मिनल गाइडेंस, आखिरी सेकंड्स में टारगेट की तस्वीर से मिलाकर सेंटीमीटर स्तर की सटीकता से टारगेट को हिट करता है। ये मिसाइल चलते हुए वाहन, बंकर और छोटे ठिकानों को भी बेहद सटीकता से उड़ा सकती है। गहराई में हमला करने की क्षमता, जमीन के नीचे भी अड्डे किए तबाह। इसका वॉरहेड 2 चरण में टारगेट को नष्ट करता है। वॉरहेड का पहला हिस्सा लक्ष्य की बाहरी संरचना पर हमला करता है। इससे कंक्रीट या स्टील की दीवार में छेद हो जाता है। दूसरा हिस्सा अंदर मौजूद उपकरणों या सिस्टम को नष्ट करता है। इस कारण ये जमीन के अंदर छिपे हुए टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए बेहद कारगर है। स्केल्फ मिसाइलों के साथ हैमर बॉम्ब्स ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। हैमर का पूरा नाम है हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। हैमर एक किट सिस्टम है जो एक सामान्य बम जैसे MK82 में गाइडेंस और रॉकेट मोटर जोड़कर उसे स्मार्ट बम बना देता है। इससे मौजूदा गोला बारूद को ही कम लागत में हाई प्रिसाइज वेपन में बदला जा सकता है। इसे MBDA की फ्रांसीसी सहयोगी कंपनी सैफ्रन ने विकसित किया है। स्कार्प मिसाइल है दुनिया की सबसे बढ़िया मिसाइल है जिसकी रेंज तकरीबन 450 किलोमीटर है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर ये राफेल हिंदुस्तान के 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर अंदर भी उड़ रहा होता तभी भी जो सबसे डीपेस्ट टारगेट हमने हिट किया वो 150 किलोमीटर है। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में बिना बॉर्डर क्रॉस किए बड़ी आसानी से, फिर इसका बहुत एक्यूरेट मिसाइल है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट पे करती है। प्रिसीशन स्ट्राइक के लिए बहुत लाभदायक है और ये दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल है एज फार एज दी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल कहा जाता है। साथ ही साथ हमने इसका हैमर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। हैमर मिसाइल है जिसकी रेंज 60 किलोमीटर है और ये किसी भी हार्डन टारगेट जिसमें कंक्रीट लगा होता है और बंकर होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, उसको हर प्रकार से बर्बाद कर सकती है। और जो टारगेट्स नज़दीक थे जैसे मुजफ्फराबाद था, कोटली वाला था, उनके खिलाफ हाइबर मिसाइल इस्तेमाल की गई। और हो सकता है कि शायद नेवी ने, क्योंकि नेवी तो काफ़ी दूर थी, उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया होगा जो दुनिया की सबसे फाइनेस्ट फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और वो सी स्कीमिंग है, वेव्स के ऊपर से 10 मीटर ऊपर से जाती है, जिसको पाकिस्तान डिटेक्ट करना और न्यूट्रलाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। भारत ने एयर स्ट्राइक में सबसे बड़ी मार जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर को मारी है। ऑपरेशन सिंदूर में किए गए हमले में मसूद अजहर के परिवार के 14 सदस्य मारे गए। कंधार विमान हाईजैक के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ने कहा कि बहावलपुर में हुए भारतीय हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 सहयोगी मारे गए हैं। मसूद अजहर ने बयान जारी कर बताया कि मरने वालों में उसकी बड़ी बहन और उसका पति, मसूद अजहर का भतीजा और उसकी पत्नी, मसूद की एक भतीजी और उसके 5 बच्चे शामिल हैं। बयान में ये भी कहा गया है कि आतंकी मसूद के 3 करीबी सहयोगी भी मारे गए हैं। संसद हमले के अलावा पठानकोट पुलवामा हमले का भी मास्टरमाइंड है। अजहर भारत में एक नहीं बल्कि कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है। संसद हमले के अलावा मसूद 2016 में हुए पठानकोट हमले का भी मास्टरमाइंड है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक मसूद ने भारत पर हमलों के लिए जैश ए मोहम्मद के कैडर का इस्तेमाल किया था। उसने 2005 में अयोध्या में राम जन्मभूमि और 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर भी हमला करवाया था। इसके अलावा मसूद 2016 में उरी हमले और अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में भारतीय कॉन्सुलेट पर अटैक का भी जिम्मेदार है। मसूद अजहर पहली बार 29 जनवरी 1994 को बांग्लादेश से विमान में सवार होकर ढाका से दिल्ली पहुंचा था। 1994 में अजहर फर्जी पहचान बनाकर श्रीनगर में दाखिल हुआ था। उसका मकसद हरकत उल जिहाद अल इस्लामी और हरकत उल मुजाहिदीन गुटों के बीच तनाव कम करना था। इस बीच भारत ने उसे आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए अनंतनाग से गिरफ्तार कर लिया था।
तब अजहर ने कहा था, कश्मीर को आजाद कराने के लिए 12 देशों से इस्लाम के सैनिक आए हैं, हम आपकी कार्बाइन का जवाब रॉकेट लॉन्चर से देंगे। पाकिस्तान ने तो पिछले 35-40 साल से आतंकवादियों को पाला हुआ है। आतंकवादियों के बड़े गढ़ थे। कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है एपी सेंटर है आतंकवाद का। ये गढ़ भी है, जड़ भी है। लेकिन हमने बहुत बड़े पैमाने पर उनको ऐसी मार लगाई है कि वास्तव में उनके आकाश के लिए हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि आप अगर इस माफिया की कार्रवाई करोगे तो आप दुनिया में कहीं भी छिप जाओ, हम आपको ट्रैक करेंगे, डिटेक्ट करेंगे और आपको ख़त्म करेंगे और ऐसी पनिशमेंट देंगे जिसका आपको अंजाम भी नहीं है। बिल्कुल वही कार्रवाई करता है मोसाद। तो जैसे बिन लादेन को निकाला गया अबोटाबाद से प्रेसिडेंट ओबामा की तरफ से, हमने कहा है उसी माफिया हम करेंगे और मोदी जो हैं जो कहते हैं वो करते हैं। 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली आ रहे एक भारतीय विमान को अजहर के भाई सहित दूसरे आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था। वो उसे अफगानिस्तान के कंधार ले गए, जहां उस वक्त तालिबान का शासन था। विमान में कैद लोगों के बदले मसूद अजहर सहित 3 आतंकियों को छोड़ने की मांग की गई। आतंकियों की मांग पूरी हुई और मसूद आजाद हो गया। इसके बाद वो पाकिस्तान भाग गया। चीनी सरकार यूएनएससी में मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से कई बार बचा चुकी है। 2009 में अजहर को वैश्विक आतंकी की लिस्ट में शामिल करने के लिए पहली बार प्रस्ताव आया था। तब लगातार 4 बार चीन ने सबूतों की कमी का हवाला देकर ये प्रस्ताव पास नहीं होने दिया। आखिरकार मई 2019 में चीन ने अपना अड़ंगा हटा दिया और यूएनएससी में मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। पाकिस्तान 100% रिटेलिएट तो करेगा। उनके प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हम भी अपने समय पे अपने सोच विचार के मुताबिक टारगेट चुनेंगे। क्या टारगेट चुनते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन क्या वो हवाई जहाज हिंदुस्तान में भेजेंगे अटैक के लिए, क्या मिसाइल के माध्यम से अटैक करेंगे, मैं नहीं जानता। एक तो उन्होंने एलओसी के ऊपर बड़े पैमाने पर गोलाबारी शुरू कर दी है, जिसमें कुछ सिविलियंस 8 सिविलियंस मारे गए और 28 के करीब घायल भी हुए। उसकी जवाबी कार्रवाई हिंदुस्तान ने केवल और केवल पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ और रेंजर्स के खिलाफ किया और कहा जाता है कि बहुत पोस्ट उड़ा दिया है और पाकिस्तान आर्मी में काफ़ी कैजुअल्टीज हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है बाज नहीं आता, वो हमारे सिविलियंस को हिट कर रहा है बजाय आर्मी को और बीएस। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।